नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सारण, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ मॉडर्न प्रिंस स्कूल तारानगर। मॉडर्न प्रिंस स्कूल ने जो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है उससे मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। और इस लॉकडाउन में जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनसे आशा करता हूँ कि वो इस ऑनलाइन क्लास का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आप बहुत लकी हो कि मॉडर्न प्रिंस स्कूल तारानगर ने एक ऐसी मुहिम चलाई है, उसने अपने बच्चों का ख्याल रखा है कि इस लॉकडाउन में हमारे जो स्टूडेंट हैं वो, या कोई और भी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे लिंक से जो जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकें। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं आज फिज़िक्स की पहली क्लास। थोड़े लेट हो गए, मैं बाहर गांव में था तो आ नहीं पाया। आज से मेरे फिज़िक्स के रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो 7 नंबर की है। जो अपने फर्स्ट यूनिट है फिज़िक्स की वो 7 नंबर की है और इसमें 1 से लेके 4 चैप्टर तक इंक्लूड है। इस चैप्टर में जो इन चारों चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। और ये जो पार्ट है 4 नंबर के 4 जो यूनिट हैं, 4 जो चैप्टर हैं, वो है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी के अंदर जो ये 4 चैप्टर आते हैं उसमें अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। और विद्युत क्षेत्र से पहले अपन थोड़ा जो जानकारी लेते हैं वो लेते हैं चार्ज की, क्योंकि जो अपन 4 चैप्टर ये पढ़ेंगे उसमें आवेश से ही रिलेटेड हैं। हर चैप्टर में, हर पॉइंट में, हर लाइन में आवेश का जिक्र होगा। तो अपन सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो अपन स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? जैसे अपन जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे अपन बोलेंगे कि कोई आदमी बैठा होता है, शांत बैठा है, अपन उसके किसी ने आके 2 चांटे लगा दिए तो वो ऐसे उग्र हो जाता है। उग्र होते अपन बोलते हैं ना ज़्यादा, अरे ज़्यादा आवेश में मत आ। इसका मतलब क्या है? उसका जो बिहेव है वो अपने नेचर से अलग होता है। वो ही चार्ज का होता है। जब अपन किसी एक बॉडी को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ घर्षण करवाते हैं तो इसका जो व्यवहार है वो अपने व्यवहार से भिन्न हो जाता है। यही इस वस्तु का गुण है, वो आवेश कहलाता है। या अपन दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी तरीके से अपन बात करें आवेश की, तो वे करें कि कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता होती है उसको अपन आवेश कहते हैं। या अपन एक तीसरे रूप में और कहें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो ये आपके पास आवेश की 3 परिभाषा है, और भी बहुत सारी परिभाषा है, अपने तरीके से दे सकते हैं। लेकिन जनरली जो अपन लैंग्वेज है उसमें अपन ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिससे वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या किसी वस्तु को घर्षण कराने पर अपने व्यवहार से भिन्न व्यवहार दर्शाती है, इस गुण को अपन आवेश कहते हैं। या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता है उसको अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब अपन आवेश से बात करें तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और इसको अपन C से डोनेट करते हैं। आवेश या चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, इसको अपन C से डोनेट करते हैं, C से दर्शाते हैं। इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? विमा होती है M0 L0 A1 T1।
या अपन इसको सीधा A1 T1 लिख सकते हैं। ये आवेश की विमा होती है। आवेश के प्रकार होते हैं दो, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। ये आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, जैसे मैंने मान ली कि कोई एक मेरे पास है वस्तु है, अगर मैं इस वस्तु की बात करूं, इसको मैंने मान लिया कि उदासीन है, न्यूट्रल है या उदासीन मान लो। अगर ये उदासीन वस्तु है, इसका मतलब क्या मैं इस बॉडी को ऐसा बोल सकता हूं, इस वस्तु को ऐसा बोल सकता हूं क्या इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ऐसे बोल सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। उदासीन होने का मतलब है इस पर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव है, प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव है। इस वस्तु को मैंने माना कि ये जो वस्तु है, ये जो बॉडी है वो उदासीन है। उदासीन होने का मतलब आप ऐसे में समझना कि इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश हो सकता है इस पर, लेकिन इस पर पॉजिटिव और जो नेगेटिव आवेश है वो दोनों क्या है? बराबर है। जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब है जितने इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो ये वस्तु कैसी है? उदासीन है। अब अपन बोल सकते हैं कि इस पर जो नेट आवेश है या जो कुल जो चार्ज है, कुल आवेश है, उसका मान कितना है? उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। मान लिया कि इस पर 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 ही क्या थे? प्रोटॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉनों पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस इस पर जो नेट आवेश की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। अब यहां से मैंने अगर इस पर 5 इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरी वस्तु थी, ये वस्तु है, ये वस्तु भी कैसी है? उदासीन है। अब इससे इस पर मैंने मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहां से ट्रांसफर कर दिया इस वस्तु पर। इस पर भी क्यू नेट की वैल्यू कितनी थी? 0। इस पर भी स्टार्टिंग में क्यू नेट की वैल्यू कितनी थी? 0। दोनों पर क्यू नेट की वैल्यू 0 थी। अब मैंने इससे इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। मान लो कि इस पर 50 इलेक्ट्रॉन थे और 50 ही क्या थे? प्रोटॉन। अब मैंने यहां से इस पर इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर किया। ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को मैंने इस पर ट्रांसफर कर दिया। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 50 पहले थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 55। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 100 थे, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 95 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर अगर मैं देखूं इस वस्तु पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं वो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 55 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 50 है। तो 55 इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज और 50 प्रोटॉनों का पॉजिटिव चार्ज, इट मींस क्यू नेट की बात करूंगा तो इस पर जो क्यू नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आएगा। कितने के बराबर आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस बॉडी पर क्यू नेट की वैल्यू है वो 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आ गया। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 95, यानी कि 95 इलेक्ट्रॉन थे। और प्रोटॉन कितने थे? 100। तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर 5 प्रोटॉनों के बराबर इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार वस्तु पर आवेश पॉजिटिव हो सकता है, आवेश नेगेटिव हो सकता है। तो आवेश आपके पास दो प्रकार के, एक पॉजिटिव आवेश है और एक कौन सा है? नेगेटिव आवेश है। यूनिट मैंने बता दी, इसकी जो मात्रक है वो अपन इसको किससे डोनेट करते हैं? सी से डोनेट करते हैं। कूलम इसका मात्रक होता है। विमा है वो कितनी होती है? A1 T1 होती है। अब अपन इसके बाद आवेश के जो गुण होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आवेश क्या था अपन ने पढ़ा, आवेश कितने प्रकार का है उस चीज को भी अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे आवेश के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज या आवेशों के गुण। इसमें जो आवेश का पहला गुण है, आवेश का पहला गुण है उसको अपन बोलते हैं योज्यता का गुण। अपन आवेश का जो गुण है उसको पढ़ेंगे। पहला जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी अपन पढ़ रहे हैं योज्यता गुण। योज्यता का गुण क्या है? योज्यता के गुण का सीधी सी बात है कि आपके पास एक कोई वस्तु है,
इसको मैंने आवेश दिया, मान लिया पहले मैंने इसको Q1 आवेश दिया, फिर मेरी इच्छा होगी मैंने और आवेश दिया, Q2 दिया, Q3 दिया, ऐसे करते करते मैंने इसको Qn तक आवेश दिया। तो इस वस्तु पर जो कुल आवेश है, Q नेट की वैल्यू है, वो क्या होगी? तो Q नेट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट करके डैश डैश करके कितना हो जाएगा? Qn। इसका मतलब इसकी बात होगी कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी बॉडी पर कुल आवेश या उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु को दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि जो अपन आवेश दे रहे हैं उसके बीजगणितीय योग के क्या होगी? बराबर होगी। आज जैसे अपन ने इसमें एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने किसी भी वस्तु को पहले मैंने आवेश दिया, Q आवेश दिया, -2Q दिया, +4Q दिया और माइनस का 3Q दिया। कुल आवेश क्या होगा? इस पर कुल आवेश की जो वैल्यू होगी Q नेट की, वो वैल्यू क्या आएगी? आपको ऐड करना है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ो कैसे? माइनस का Q -2Q +4Q और माइनस का 3Q। तो टोटल नेगेटिव जो चार्ज है वो कितना है? माइनस का 2Q और माइनस का 3Q, माइनस का 5Q, Q और 4Q कितना हो गया? प्लस का 5Q माइनस का भी 5Q। इट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई? +5Q -5Q = 0। तो इस वस्तु पर कैसा आवेश है? आवेश है ही नहीं। ये वस्तु कैसी है? उदासीन है। अगर मान लिया यहां पर मैंने Q की जगह में कितना ले देता? 2Q, तो इस पर आवेश कितना आता? प्लस का Q आता। आवेश कैसा आता? प्लस का Q। तो ये वस्तु कैसी होती? धनावेशित होती। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता तो ये वस्तु कैसी होती? ऋणावेशित। तो जो पहला जो इसका गुण है योज्यता गुण, उसमें अपन ने कहा कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है उस आवेश का जो मान होता है इस वस्तु को दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब अपन इसका जो दूसरा गुण है वो पढ़ेंगे। दूसरा गुण क्या है? दूसरे गुण में अगर अपन देखें तो दूसरा गुण ये, दूसरा गुण क्या है? आकर्षण प्रतिकर्षण। अगर अपन आकर्षण प्रतिकर्षण की बात करें तो उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। एक अपन बात करें पॉजिटिव नेगेटिव की, ये दोनों चार्ज इसमें वैसा ही होता है जैसा जनरली आदमियों में होता है या जो अपनी प्रजाति होती है उसमें होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव समान, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये भी नेगेटिव नेगेटिव समान, तो इसमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा। आपको पता है कि जैसे दो आदमियों के बीच में शादी नहीं हो सकती, दो लेडीज के बीच में शादी नहीं हो सकती, उनके बीच में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। एक आदमी और एक लेडीज के बीच में शादी होती है तो इनके मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। तो विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं उनके मध्य हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है, प्यार होता है। और जो समान प्रकृति के आवेश हैं उनके मध्य हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, दुश्मनी होती है। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या आएगा? समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या पाया जाएगा? आकर्षण पाया जाएगा। यह आपके पास दूसरा था। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है, जो तीसरा इसका गुण है, वो गुण कौन सा है? तीसरा गुण है निश्चरता का। निश्चरता के गुण में क्या है? जैसे अपन बात करें कि जैसे कोई आवेश है, वो अगर रुका हुआ है और रुकने के बाद अगर वो गति करना स्टार्ट कर दे तो क्या उस आवेश के क्या उस पार्टिकल के आवेश पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आवेश है वो विरामावस्था में और गतिशील अवस्था में उस वस्तु पर या उस पार्टिकल पर जो आवेश होता है वो विरामावस्था में भी वही होगा और वो गतिशील अवस्था में भी वही होगा। लेकिन
उस पार्टिकल के द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। और वो द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ता है वो अपन इस फॉर्मूले से देते हैं, 1 - v² अपॉन c²। ये m नोट है, m नोट है वो है रेस्ट मास, रेस्ट मास। v क्या है? स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। और ये क्या है? स्पीड ऑफ ए लाइट। और ये आप बताइए क्या है? गतिशील अवस्था का द्रव्यमान है। अब आप कहोगे सर कोई पार्टिकल गति करता है तो क्या उसका मास बदलता है, उसका द्रव्यमान चेंज होता है क्या? मैं बोलता हूं होता है। तो बाद में कोई ऐसे पूछे कि सर हम तो खड़े हैं, हम चलने लग गए तो फिर हमारा मास परिवर्तन हो जाएगा क्या? मास बढ़ जाएगा घट जाएगा क्या? ये बढ़ेगा या घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी जो स्पीड है या कोई पार्टिकल अगर बहुत स्लो चल रहा है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत स्लो है। तो ये जो वैल्यू है वो एक की तुलना में क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी, नगण्य होगी। और एक की तुलना में नगण्य होगी तो इस मास पर कोई ज्यादा फर्क है, इस मास पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि m है वो लगभग किसके बराबर होगा? m नोट के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लिया कि किसी भी वस्तु की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो तो बाद में ये मास क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? me 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब आप कहोगे सर बहुत ज्यादा होता है, ये यूनिट तो किलोग्राम में है, तो किलोग्राम में द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। अरे किलोग्राम में तो है लेकिन ये पावर देखो कितनी है, -31। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर थोड़ा सा फोर्स दे दूं, अगर मान लो कि इसको मैं 2 न्यूटन भी फोर्स दे दूं, 1 न्यूटन भी फोर्स दे दूं, तो इसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर 1 न्यूटन से भी मैं धक्का दे दूं तो उसका त्वरण है वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1/9.1 × 10⁻³ ऊपर जाके +31। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत है ज्यादा। उस स्थिति में जो ये मास है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो अपन बोलेंगे कि किसी पार्टिकल के गतिशील होने से उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका द्रव्यमान है वो स्पीड के हिसाब से बदल जाता है। नॉर्मली स्पीड होती है, स्लो होता है तो उसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में उसका मास है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। हाँ, तो अपन ने 3 जो गुण हैं वो पढ़ लिए। निश्चलता में अपन देखा कि उसका जो आवेश है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। अब अपन इसका जो नेक्स्ट गुण है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब है कि किसी भी स्थिति में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न आवेश को नष्ट किया जा सकता। यानी कि आवेश को अपन खत्म नहीं कर सकते। आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित। नहीं तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं न अपन नष्ट कर सकते। ऐसा नहीं कि अपन को गुस्सा आ गया तो जो 3 जो कूलाम आवेश है उसको खत्म कर दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में। अगर मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देके बताऊं इस डेफिनेशन के हिसाब से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास 4 वस्तु, इस पर मैंने मान लिया कि प्लस का 2q आवेश है, इस पर मान लिया कि माइनस का 3q आवेश है, इस पर मैंने मान लिया कि 2q आवेश है और इस पर मैंने मान लिया कि कितना आवेश है? q आवेश। अब इन वस्तुओं में जो ABCD है, ABCD, ये बाहर मैंने गोला बनाया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आइसोलेट सिस्टम में
आइसोलेशन का नाम आपने कोरोना में खूब सुना होगा। आइसोलेशन का मतलब है कि बाहर से जो इन्वायरमेंट है, बाहर की जो चीजें हैं वो इन पर कोई चीज प्रभावी नहीं है, ये सिर्फ अंदर का ही सिस्टम है। 2q -q 3q 2q और q, मैंने इसके अंदर चेंजिंग किया कुछ आपस में इन बॉडी, और इस पर आवेश मान लिया कि इस पर आवेश आ गया 3q, इस पर आवेश आ गया q, और इस पर जो आवेश है वो मैंने मान लिया कि इस पर आवेश आ गया 3q। अब इस पर आवेश क्या होगा? तो पहले देखो, पहले अपने पास क्या था, इस पर 2q था, इस पर -3q था, इस पर 2q था और इस पर क्या था, q था, ये चार्ज था। अब मैंने इसको चेंज किया, इसके अंदर कुछ और आवेश को ट्रांसफर किया, तो इसमें मेरे पास कितना गया 3q, इस पर q है, इस पर भी 3q है, तो आपके पास जो b पार्ट है, b बॉडी है, इस पर आवेश क्या होगा? आप सीधा सा बता सकते हो इस पर आवेश क्या होगा। आपको पता है कि पहले जो q नेट की वैल्यू क्या थी, 2q थी, तो आवेश को न तो खत्म किया जा सकता, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, तो लेकिन आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो वही मैंने किया, आवेश को ट्रांसफर ही किया है, तभी इस पर आवेश की वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है। तो आपके पास q नेट की वैल्यू अब भी कितनी होनी चाहिए, q नेट की वैल्यू अब पहले कितनी थी, पहले क्या इनिशियल वैल्यू क्या थी, 2q थी, तो फाइनल वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2q होनी चाहिए। तो अब इस पर 3q है, 3q और q है, और तो इस पर कितनी आनी चाहिए, इस पर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -5 की वैल्यू आएगी। तो आपके पास जो q फाइनल है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2q आ जाएगी। इस प्रकार से आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दूं मैं, बुक में भी है आरबीएससी की, 92 यूरेनियम में 238 है, तो ये चेंज किस में होता है, 90 थ्योरियम 234 प्लस 2He4। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इसमें अगर परमाणु क्रमांक 92 है इसका, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 92। तो इस पर जो चार्ज है वो किसके कितना है, 92 इलेक्ट्रॉन है। इस पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 90 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 92, इधर भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 92, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो यहां पर भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, और ये आपकी बुक में, आरबीएससी की बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, और आपके बुक का लास्ट जो गुण है वो है क्वांटीकरण का। क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो अपने मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी कि कोई भी आपके पास जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हाँ सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन से कम आवेश किसी भी हालत में नहीं होता है, होता है E/3 का भी है, लेकिन आपको कोई पूछे तो आपको अभी क्या मान के चलना है, आपको अभी यही मान के चलना है जो इस दुनिया का जो सबसे छोटा आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई आवेश नहीं है E/3 की भी है और भी है, लेकिन आपको अभी जो लेवल है उस पर मान के चलना है कि आपके पास जो आवेश है सबसे छोटा वो कौन सा आवेश है, इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी वस्तु पर अगर आवेश होगा तो किसके बराबर होगा, भी इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूं तो इस पर आवेश हो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर मैंने 2 दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 दे दिया 4 के बराबर, 5 दे दिया तो 5 के बराबर। अगर मैंने इसको n दे दिया तो जो आवेश है वो किसके बराबर होगा, ±Ne। लेकिन Ne का मतलब क्या है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 0 ±1 ±2 ±3 डैश डैश करके ऐसे। यानी कि इस पर अगर आवेश होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है, n इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। लेकिन कभी भी आवेश ऐसे नहीं हो जाएगा, E/2 आवेश ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 3/5e 3/2e ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, आधा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और दूसरा आधा इलेक्ट्रॉन।
आपको पता है कि आवेश इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तोड़ ही नहीं सकते अपन इसको करेंगे, इसका मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा और एक इलेक्ट्रॉन है आधा। एक इलेक्ट्रॉन तो मान लिया हो गया, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश कहां से लाओगे? तो यह स्थिति संभव नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आज अपन ने पढ़ा है आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश के गुण। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में